नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया। प्रकाश संश्लेषण के बाद हमने आपको प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ाया और प्रकाशीय अभिक्रिया के बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया को हम समझते हैं। तो देखते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सा रिएक्शन? डार्क रिएक्शन, या इसे एक और नाम से जानते हैं केल्विन साइकिल। किसके नाम से? केल्विन साइकिल, या इसे हम C3 चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? C3 चक्र, या इसे हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमने यह देखा कि अप्रकाशिक अभिक्रिया को कई नामों से जानते हैं और यह किसी तरह से भी पूछ सकता है, इसलिए इसके इन सभी नामों को जानना जरूरी है। अब देखिए, इसे हम ब्लैकमैन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ब्लैकमैन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इस अभिक्रिया का अध्ययन एक ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने, किसने? ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। मित्रों, इसके पहले हमने देखा जो प्रकाशिक अभिक्रिया थी वह क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होती थी, लेकिन यह जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है या डार्क रिएक्शन है, यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ग्रेना या अथवा स्ट्रोमा में, या पूछ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कहाँ होता है? ग्रेना में अथवा स्ट्रोमा में। तो कहाँ होगा? स्ट्रोमा के अंदर। अब सुनिएगा, स्ट्रोमा के अंदर 5 कार्बन का, यहां पे हम देख रहे हैं 5 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है जिसका नाम है रिबुलोज फास्फेट। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। स्ट्रोमा के अंदर 5 कार्बन का एक यौगिक होता है जिसका नाम है रिबुलोज फास्फेट। अब सुनिएगा, यह रिबुलोज फास्फेट 6 एटीपी का उपयोग करता है, 6 एटीपी को ग्रहण करता है और 6 एटीपी को ग्रहण करके रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट में चेंज हो जाता है। यह स्ट्रोमा के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होती है उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्ट्रोमा के अंदर 5 कार्बन का एक यौगिक होता है जिसका नाम है रिबुलोज फास्फेट। यह रिबुलोज फास्फेट 6 एटीपी को ग्रहण करता है और 6 एटीपी को ग्रहण करके एक नया कंपाउंड, एक नया यौगिक बनाता है जिसका नाम है रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट। इतनी बात क्लियर? अब यह रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड को का उपयोग करके 6 कार्बन का एक अनस्टेबल प्रोडक्ट, एक अस्थायी उत्पाद बनाता है। जैसे ही यह रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ग्रहण करके 6 कार्बन का एक अस्थायी उत्पाद बनाता है, और उस 6 कार्बन के अस्थायी उत्पाद को बना करके ये रुक नहीं पाता है, ये रुक नहीं पाता। जैसे कोई चीज हम इतना खा ले और उसके बाद वो रुक न पाए, या तो वो ऊपर से अथवा नीचे से बह जाए। इतना खा ले कि वो एकदम हम अस्थायी एकदम बैठ ना पाए, या तो उल्टी कर ले या तो फिर पिछवाड़े से निकाल दे। तो देखिए, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है ना, ये 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है और यह तुरंत जो है कि टूट जाता है, और टूट करके 3 कार्बन का, कितने? 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन के फास्फोग्लिसरिक एसिड में टूट जाता है, और यह अस्थायी उत्पाद है। कैसा है? स्टेबल प्रोडक्ट है।
क्योंकि अभी तक इस प्रक्रिया में एक अस्थाई प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, एक स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, और यह 3 कार्बन का है। इसलिए इस साइकिल को, इसलिए इसको हम C3 चक्र भी कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? C3 चक्र। C3 चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो पहला अस्थाई उत्पाद है, वह पहला अस्थाई उत्पाद 3 कार्बन का होता है। इसलिए इसे हम C3 चक्र, कार्बन 3 चक्र भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए इसे हम C3 चक्र कहते हैं। अब सुनिए, अब यह जो 3 कार्बन का जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है, यह क्या करता है? 12 एटीपी का उपयोग करता है। कितने का? 12 एटीपी का उपयोग करके 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड, 12 एटीपी का उपयोग करके 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। थोड़ा सा कठिन है, आप समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। यहाँ पे ग्लूकोज कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कैसे वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, स्टार्च का निर्माण करते हैं, उसको हम समझ रहे हैं, और उसको यहाँ पे समझिएगा। यह 12 एटीपी का उपयोग करके, जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है, यह 12 एटीपी का उपयोग करता है और 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। और यह 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड 12 NADPH2 का, जब इसके पहले आप वीडियो देखेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा। इसको देखने और समझने के लिए इसके पहले की वीडियो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, उसको देखना बहुत जरूरी है। वहां पे 12, वहां पे NADPH2 कैसे बना हम बताए हैं। ये क्या करता है? 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड 12 NADPH2 का उपयोग करके 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, दिख रहा है ना, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड को बनाता है। किसको बनाता है? 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड को बनाता है। और 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड फिर इसी तरह से कई चक्र चलते हैं, कई प्रक्रियाओं के बाद यह 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कई प्रक्रियाओं के बाद ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज कुछ समय के बाद स्टार्च के रूप में भंडारण, मतलब कि ग्लूकोज बनता है, और जितने ग्लूकोज का उपयोग कर सकते हैं पौधे उतना तो कर लिए, जो बचा है उसका भंडारण स्टार्च के रूप में करते हैं। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। तो यह आगे ग्लूकोज चल के स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में, इसके रूप में माड़ के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। और देखिए, ये जो चक्र चल रहा है ना, ये जो साइकिल चल रही है, इसी साइकिल को केल्विन साइकिल कहते हैं। कौन, क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल। क्योंकि इस साइकिल का अध्ययन सबसे पहले केल्विन ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। तो इसको हमने कहा केल्विन चक्र कहते हैं। ठीक है, इसमें लास्ट में एक अभिक्रिया लिखना बहुत जरूरी है। देखिए है क्या? 6CO2 प्लस 12 ATP। देखिए यहाँ पे 12 ATP, और ये कितना NADPH2 प्लस 12 NADPH2। इतने का जब उपयोग कर लेते हैं तो क्या बनता है? यह बनता है C6 ग्लूकोज बनता है ना भाई, C6H12O6। और क्या बनता है? और बनता है ATP। कितना ATP बनता है? 12 ATP बनता है। कितना ATP? 12 ATP प्लस 12 NADPH2 बनता है। और क्या बनता है? जल बनता है 6H2O। इतना चीज बनता है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। आप प्रयास करेंगे, एक बार और देखेंगे दोबारा इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसे देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।